आइए जानते हैं हिंदी भाषा में कौन कौन से प्रश्न यूनिट 1 से पूछे जा सकते हैं। अधिकतर हमने देखा है फर्स्ट ईयर की हिंदी भाषा में यूनिट 1 में यहाँ पे पल्लवन की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। पल्लवन का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। या फिर पल्लवन की परिभाषा लिखते हुए पल्लवन के महत्व एवं उपयोगिता को समझाइए। इस तरह से आपको पल्लवन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पल्लवन की उपयोगिता, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा हम लोग सबसे पहले पल्लवन का अर्थ को समझ लेते हैं। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना, किसी चीज़ को विस्तार से बताना या बड़ा करना। इसके लिए हम विशदीकरण शब्द का प्रयोग भी करते हैं। किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार या भाव को इस प्रकार विस्तार करना जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, पल्लवन कहलाता है। ठीक है, पल्लवन का अर्थ आपको समझ में आ गया। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार करना या बड़ा करना। इसके लिए विशदीकरण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। किसी सुगठित या सुगुम्फित विचार या भाव का इस प्रकार से विस्तार करना जिससे वह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए कि पल्लवन है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना पल्लवन का अर्थ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है। हम लोगों ने पल्लवन का अर्थ देखा, पल्लवन की परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले पल्लवन का अर्थ हमने समझा, पल्लवन का अर्थ क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब पल्लवन की परिभाषा पे आ जाते हैं। ठीक है, पल्लवन की कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं, हम देखते हैं। पहला परिभाषा जो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार, इनका कहना है किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा देख लेंगे। प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार पल्लवन का अर्थ होता है पल्लव उत्पन्न करना अर्थात विषय का विस्तार करना। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। अंग्रेज विद्वान बेन के अनुसार ये कहते हैं विस्तारीकरण या पल्लवन किसी एक विचार को एक अनुच्छेद में विस्तृत करना, इसका उद्देश्य नियंत्रित होता है तथा इसमें मूल विचार को विस्तृत करने तथा अवांछनीय सामग्री देने का निषेध होता है। कहने का मतलब इसमें केवल जो मूल विचार है उसी को विस्तार करना है और जो बेकार के शब्द हैं, अवांछनीय सामग्री है, इनको इसमें नहीं देते हैं। मतलब ये शब्दों का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते जो फालतू होते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है इनमें मूल विचार को विस्तृत करने तथा अवांछनीय सामग्री को देने का निषेध है। मतलब ऐसे शब्द जो महत्वपूर्ण नहीं है उनको हम विस्तारीकरण में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार TTS ईमानुसार ये कहते हैं विस्तारण किसी भाव के विस्तार या परिवर्धन की क्रिया है या विचार निरूपण की प्रक्रिया है। यह एक प्रसरणशील विचार विमर्श है जो किसी विषय के उन सब विवरणों पर विस्तार पाता है जो व्याख्याओं, उदाहरण और प्रमाणों द्वारा पुष्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, आप इसे लिखकर याद करें। ठीक है, पल्लवन का क्वेश्चन आता ही आता है। प्रथम वर्ष की हिंदी भाषा में ये क्वेश्चन हमने देखा है कि फर्स्ट में ये क्वेश्चन आता ही है, आप याद रखेंगे। ठीक है, बेहतर होगा कि आप एक रफ कॉपी ले लें और ये पल्लवन की परिभाषा लिखकर इसे याद करें। मेन आप 4 टॉपिक याद कर लीजिए, 4 तरह की परिभाषा। अब उसके बाद देख लीजिए पल्लवन की उपयोगिता और महत्व। ये भी प्रश्न आ जाता है, पल्लवन की उपयोगिता और महत्व। लेखकों और विचारकों के विचारों की व्याख्या अथवा आशय समझने के लिए पल्लवन एक अच्छा माध्यम है। संस्कृत के सूत्र ग्रंथ, कारिका ग्रंथ तो गंभीर विचारों के आदर्श ग्रंथ हैं। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और सरदार पूर्ण सिंह तथा अंग्रेजी में फ्रांसिस बेकन जैसे लेखक हैं जिनके सुगुम्फित विचार वाले वाक्य व्याख्या की उपेक्षा रखते हैं। यानी इनके जो वाक्य हैं वे बिना व्याख्या के समझ नहीं आते। ऐसे विचारकों के भावों को पल्लवन के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके भाषा और विचार उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होते हैं। व्यक्तित्व के अनुरूप ही वह अपनी भाषा, भाव और साहित्य के अन्य उपकरणों के स्वरूप का निर्धारण करता है। हिंदी के कई महान साहित्यकार ऐसे हुए हैं जो छोटे छोटे वाक्यों को गंभीर भाव और विचारों में निहित कर देते हैं। यही पल्लवन की उपयोगिता एवं महत्व है।
पल्लवन की विशेषताएं। प्रथम हम देखेंगे स्पष्टता एवं उक्ति विस्तार। पल्लवन में प्रस्तुत उक्तियां गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक होती है। वे लोकोक्ति, मुहावरों, महापुरुषों अथवा कवियों की प्रसिद्ध उक्तियों पर आधारित होते हैं। जन सामान्य उसे पल्लवन या भाव विस्तार के बिना नहीं समझ पाता। पल्लवन से वह उक्ति स्पष्ट हो जाती है तथा विस्तार पाने के कारण वह दुर्बोध नहीं रह जाती। और इसके बाद हम सेकंड में आ जाते हैं कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता। पल्लवन करते समय व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता द्वारा कल्पनाशीलता को सही और सार्थक अभिव्यक्ति देना चाहता है। अतः इस विशेषता की सहायता से वह सफल ढंग से पल्लवन कर पाता है। ठीक है, यह हमने दूसरी विशेषताएं देख ली। अब तीसरी विशेषता क्या होती है? अध्ययनशीलता। अध्ययनशीलता क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी उक्ति को तभी समझ सकता है अथवा व्याख्या कर सकता है जब वह अध्ययनशील हो। अध्ययनशीलता के अभाव में उक्ति को समझने में परेशानी होती है तथा उसकी व्याख्या भी असंभव प्रतीत होता है। हमने तीसरी विशेषता देखी। अब चौथी विशेषता क्या है? भाषागत सुबोधता। पल्लवन स्पष्ट एवं सुबोध भाषा में ही संभव है। भाषागत सुबोधता को अपनाकर पल्लवन लेखन की सफलता को सिद्ध कर पाते हैं। हम लोगों ने क्या क्या जाना? हम लोग पहले पल्लवन का अर्थ समझ लिए, फिर पल्लवन की परिभाषा, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पढ़ा पल्लवन की उपयोगिता एवं महत्व, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना पल्लवन की विशेषता। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपको देखने को शायद मिल सकता है और अधिकतर ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक कुशल विस्तारक के गुणों की विवेचना कीजिए, या फिर पूछ सकता है कुशल विस्तारक के गुणों की विवेचना कीजिए, या फिर पूछ सकता है पल्लवन को समझाते हुए कुशल विस्तारक के गुणों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे विस्तारक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी विस्तारक है ना, यहाँ भी विस्तारक पूछ रहा है, यहाँ भी विस्तारक पूछ रहा है, कुशल विस्तारक है ना। यहाँ पे पल्लवन कर्ता के गुणों का विवेचन है और सकुशल पल्लव के गुणों, ये दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। पहले हम लोग पल्लवन के विस्तारक गुण को पढ़ लेते हैं। इसके विस्तारक गुण क्या है? ठीक है, क्लियर है? चलिए, पल्लव के विस्तारक गुण। सबसे पहला क्या है? गहन अध्ययन, अध्ययनशीलता। कुशल विस्तारक के लिए गहन अध्ययनशील होना अति आवश्यक है। वह कला, दर्शन, इतिहास, भूगोल और सामान्य वैज्ञानिक विषयों में रुचि रखे और इन विषयों से संबंधित लेख आदि पत्र पत्रिकाओं को पढ़े। मासिक ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाएं आदि पढ़ना एक कुशल विस्तारक के लिए अनिवार्य है। इनसे उसके ज्ञान में संवर्धन होगा। ठीक है, कुशल विस्तारक के गुण हम जान रहे हैं। दूसरा गुण क्या होगा? सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। कुशल विस्तारक दृष्टि का सूक्ष्म निरीक्षण होना बहुत उपयोगी है। इससे दिए गए वाक्य का मूल भाव वह तत्काल जान पाएगा। विस्तारण में मूल भाव का ज्ञान ही मुख्य है। यदि उसे जान लिया गया तो पल्लवन में देरी नहीं होगी। उसके बाद तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्क प्रिय होना चाहिए। तार्किकता से अभिप्राय है तर्क संगत विचार सारणी का पल्लवन। यदि किसी विस्तारक को अपने विचारों को तर्क सम्मत रखने का अभ्यास है तो वह मूल भाव का विस्तार करते समय उसे क्रमबद्ध और तारतम्य से युक्त रखेगा और अपने विस्तार को अपनी कसौटी पर भी कस लेगा। इस प्रकार असंबद्ध विचारों का सम्मिश्रण न हो पाएगा। विस्तारक का गुण है चौथा गुण। तटस्थता भी कुशल विस्तारक का एक गुण है। दिए गए संदर्भों का तटस्थ पल्लवन ही उसके कार्य का क्षेत्र होता है। पांचवा गुण है व्याख्या शक्ति का संपन्न होना। व्याख्याता जिस प्रकार भाषण को संयुक्तिक ढंग से दृष्टांतों और उदाहरणों से पुष्ट करता हुआ चलता है, वैसे ही विस्तारक को भी मूल भाव को
उदाहरणों, दृष्टांतों या प्रमाणों द्वारा पल्लवित करना चाहिए। इसीलिए इस व्याख्या शक्ति का होना अति आवश्यक है। तो व्याख्या शक्ति का भी होना जरूरी है कुशल विस्तारक के लिए। ठीक है। भाषाधिकार, कुशल विस्तारक का भाषाधिकारी होना भी जरूरी होता है। भाषाधिकार होने पर वह अभिव्यंजना शैली में दक्षता आ पाएगी, और क्योंकि जब तक भाषा पर अधिकार नहीं होगा तब तक पल्लवन की गुंजाइश ही नहीं निकलेगी। इसलिए भाषा को भी उसकी अनुवर्तनी होना आवश्यक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 7वां गुण क्या है, मेधावी होना। मेधा का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि प्रायः जन्मजात होती है, परंतु श्रम, अभ्यास, अध्ययन द्वारा उसे प्रखर बनाया जा सकता है। अतः मन द्वारा अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना आवश्यक है। क्योंकि एक कुशल विस्तारक को मेधावी होना आवश्यक है। मेधावी मनुष्य की कल्पना भी उच्च होती है। थोड़े को विस्तार से कहने में उसे कठिनाई नहीं होती और वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह पल्लवन कर सकता है। और 8वां गुण है अभ्यास। 8वां गुण अभ्यास। अभ्यास तो हमेशा ही प्रत्येक वस्तु के लिए आवश्यक है। व्यक्ति चाहे मेधावी हो, तार्किक हो, अध्ययनशील हो या व्याख्या शक्ति से संपन्न हो, पर यदि उससे विस्तारण का अभ्यास नहीं हो तो उसके लिए पल्लवन आसान नहीं होगा। पल्लवन में आसानी हो इसके लिए अभ्यास का होना अति आवश्यक है। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कुशल विस्तारक के गुण। तो हम लोगों ने ये 8 गुण जान लिया है। यदि आपके पास भी इस तरह के प्रश्न आए कि पल्लवन का अर्थ निकालते हुए कुशल विस्तारक का गुण लिखिए या पल्लवन कर्ता के गुण का अर्थ निकालिए या सकुशल पल्लव के गुणों पर प्रकाश डालिए, इस तरह यदि आपके पास प्रश्न आते हैं तो सारे प्रश्नों के लिए आप कुशल विस्तारक के गुण को लिखेंगे। अर्थ देखिए, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था पल्लवन का अर्थ, है ना। ये पूछेगा तो आपको सबसे पहले पल्लवन का अर्थ लिखना है, उसके बाद कुशल विस्तारक के गुणों की विवेचना कर देनी है। समझ में आ गया? ठीक है। पल्लवन से आप क्या समझते हैं, ये भी पल्लवन का अर्थ ही है जो हमने पीछे अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आ गया, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा दीजिए। ठीक है, देखिए पल्लवन का अर्थ और परिभाषा हमने पढ़ा, और यहाँ पे पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए पल्लवन करने समय ध्यान देने वाली बातें, पल्लवन विधि का सविस्तार वर्णन। हम यहाँ पे एक लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप इसका PDF डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके आप आसानी से इसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं पल्लवन करते समय ध्यान रखने वाली बातें। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, दिए गए अवतरण के मूल कथन, वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा उसमें सन्निहित संपूर्ण भाव को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा क्या है, मूल विचार अथवा भाव के नीचे निहित सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा में आप क्या करेंगे, मूल और गौर विचारों को समझ लेने के पश्चात एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए। चौथा में क्या है, अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यथास्थान अलग कुछ उदाहरण और प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। पांचवा, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। छठवां क्या है, पल्लवन में मूल तथा गौड़ भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। उसमें मूल अवतरण के भावों का ही विस्तार और विशेषण होना चाहिए। सातवां, पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए। इसके बाद आठवां, भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाव अत्यंत सरल होने चाहिए। इसमें अलंकृत भाषा अपेक्षित नहीं है, मतलब जितनी सरल भाषा में आप इसका विस्तारण कर पाएँ अच्छा है।
ठीक है। नौवां क्या है? पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मूल भावों या विचारों को विस्तार पूर्वक लिखा जाना चाहिए। 10वां, पल्लवन के लिए शब्द संख्या निर्धारित की गई हो तो अनुच्छेद की परीक्षा कर उसका उचित पालन किया जाना चाहिए। 11वां, अनुच्छेद का व्याकरण की दृष्टि से भी परीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें से व्याकरण संबंधी दोष निकाल दिए जाने चाहिए। 12वां, अंत में इन विवेचित परिच्छेदों या विषय वस्तु को उचित स्थान पर शुद्ध रूप में लिख दिया जाना चाहिए। इस तरीके से आपका पल्लवन का ये प्रश्न भी कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न 4 में हम देखते हैं, पल्लवन से आप क्या समझते हैं? पल्लवन और व्याख्या में अंतर को स्पष्ट कीजिए। या फिर पल्लवन की स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ, आशय से तुलना करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हम लोग पहले पल्लवन की स्पष्टीकरण देख लेते हैं। पहला, पल्लवन का स्पष्टीकरण। पल्लवन से मिलते जुलते अन्य रचना रूपों में स्पष्टीकरण, व्याख्या, भावार्थ और आशय का प्रमुख स्थान है। स्पष्टीकरण मुख्य रूप से अवतरण में आई दुरूह पंक्तियों का या क्लिष्ट वाक्यों का किया जाता है। उनमें जो दुरूहता, अगम्यता और दुर्बोधता रहती है उसे विश्लेषण, व्याख्या, उपमान या दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। पर पल्लवन का कार्य संदर्भ के केंद्रीय बिंदु या भाव का प्रसार और उसके सभी मार्मिक पहलुओं का उद्घाटन करना है। तो हम लोगों ने देखा पल्लवन का स्पष्टीकरण। अब हम जान लेते हैं पल्लवन और व्याख्या। दोनों का मूलाधार विस्तार है। व्याख्या में किसी गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों की सभी विशेषताओं को इस प्रकार उद्घाटित किया जाता है कि उनमें अभिव्यक्त विचार स्पष्ट और प्रांजल रूप में पाठक के सामने उपस्थित हो जाते हैं। उसका आकार भी मूल से बड़ा होता है। पल्लवन में किसी गद्यांश या पद्यांश की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं करते हैं। व्याख्या में प्रसंग निर्देश और विवेचित विषय की अनुकूल प्रतिकूल समीक्षा भी हो सकती है, पर पल्लवन में इसका प्रश्न भी नहीं उठता। इस प्रकार इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने पल्लवन और व्याख्या भी समझ लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं पल्लवन और भावार्थ। पल्लवन और भावार्थ। पल्लवन और भावार्थ में साम्य है तो इतना कि भावार्थ के आकार प्रकार के संबंध में कोई सीमा रेखा निश्चित नहीं की जा सकी है। भावार्थ के लिए किसी अवतरण या अपेक्षा बड़ी रचना की आवश्यकता है। पल्लवन के लिए वाक्य मात्र यथेष्ट है। इसके बाद यहाँ से यहाँ वाला जो पॉइंट है ये रिपीट हो गया है, इसलिए इसे हम कट कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भावार्थ में समस्त अवतरण के भाव को स्पष्ट करना उद्देश्य रहता है, इसका पल्लवन नहीं। तो हम लोगों ने पल्लवन और भावार्थ समझ लिया। अब आगे हम पल्लवन और आशय देख लेते हैं। आशय का आधार भी विस्तार है। आशय निश्चित ही मूल से बड़ा होता है। आशय लेखक का ध्यान स्पष्टता पर रहता है, पर यह बात पल्लवन के लिए नहीं है। वह निश्चय ही मूल से बड़ा होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पल्लवन और आशय को समझ लिया है। अब हम प्रश्न 5 में आ जाते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे पल्लवन से आप क्या समझते हैं। पल्लवन की प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातों की विवेचना कीजिए। चलिए पल्लवन से क्या समझते हैं, पहले हम पल्लवन को समझ लेते हैं। पल्लवन संप्रेक्षण का ठीक उल्टा है। संक्षेप में हम किसी लेख, भाषण आदि को इस रूप में छोटा करके लिखते हैं कि उसका केंद्रीय मूल या तथ्य आ जाए तथा परिधीय या गौड़ बातें निकल जाए। इसके विपरीत पल्लवन में हम किसी सूक्ति, जैसे विपत्ति मित्रों की कसौटी है, कहावत,
9 दिन चले 2.5 कोस, या काव्य पंक्ति का वर्षा जब कृषि सुखानी। वाक्य जिसे दुख का स्वाद नहीं मिला उसे सुख का स्वाद क्या मिलेगा। छंद या लघु प्रोक्ति 2-3 वाक्यों का सुसंगठित और अपने आप में स्वतंत्र वाक्य बंध आदि का विस्तार करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि संक्षेप में प्रस्तुत मूल कथ्यों को लेकर विस्तार से समझाते हुए उदाहरणों द्वारा संतुष्ट करते हुए उसके विपक्ष में संभावित तर्कों को काटते हुए उसे इतना विस्तार दें कि मूल कथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। तो ये है पल्लवन से आप क्या समझते हैं। अब हम जान लेते हैं, चलिए देखते हैं ये क्या है। पल्लवन और व्याख्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का मूलाधार विस्तार है। इस प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो पल्लवन में मूल कथन का ही विस्तार होता है ताकि वह अपने सभी आयामों के साथ गहराई से स्पष्ट हो सके। इसका दूसरा पॉइंट है, पल्लवन में मूल कथ्य के साथ कोई दूसरा ऐसा कथ्य नहीं आना चाहिए जो मूल वाक्य जैसा हो अथवा उससे अधिक महत्वपूर्ण लगे और उसके आने से मूल कथ्य गौण हो जाए अथवा दब जाए। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। उसमें मूल कथ्य को समझाने के लिए उदाहरण आदि दिए जा सकते हैं, किंतु यह स्मरणीय है कि वे किसी रूप में मूल कथ्य के विरोधी ना हो। चौथा पॉइंट है, विस्तार में जाते हुए पल्लवन में मूल कथ्य के पक्ष में संभावित समस्त तर्क दिए जाने चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके। साथ ही आवश्यकता अनुसार वे भी तर्क दिए जाने चाहिए जो मूल कथ्यों के विरोध में संभावित तर्कों को काट सके। पांचवा पॉइंट, पल्लवित सामग्री में अघांत सहज प्रभाव होना अपेक्षित है। इसमें प्रारंभिक वाक्य अगले वाक्य से जुड़ा होना चाहिए तथा अंतिम वाक्य अपने पूर्व के वाक्य से, बीच के वाक्य से अत्यंत सहज रूप में आगे पीछे के वाक्यों से जुड़ा होना चाहिए। अर्थात पूरी सामग्री में एक सुविचारित पूर्व क्रम होना चाहिए। इसका छठवां पॉइंट है, पल्लवन प्रायः एक बड़े पैराग्राफ के रूप में होना चाहिए। उसे इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि मूल कथ्य ही स्पष्ट ना हो। इसके साथ ही इसे इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि वह निबंध का रूप ग्रहण कर ले। पल्लवन के लिए दिए जाने वाली सूक्तियों, लोकोक्तियों, वाक्यों, काव्य पंक्तियों आदि पर निबंध भी लिखे जा सकते हैं और लिखे जाते हैं। इसका सातवां पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पल्लवन की भाषा शुद्ध, सरल और संयत होनी चाहिए तथा उदाहरण भूतकालिक क्रिया में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें भी समझ लिया। अब हम पल्लवन के कुछ उदाहरण पे आ जाते हैं। पहला उदाहरण, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यह प्रश्न भी आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। पिछले वर्ष भी इनमें से कुछ प्रश्न आए हुए थे। चलिए, एक मन के हारे हार, मन के जीते जीत, इसका पल्लवन कैसे करेंगे आप। व्यक्ति वास्तव में मन के कारण हारता है और मन के कारण ही जीतता है। सुख दुख, आशा निराशा, हानि लाभ तो जीवन में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि निराशा या कष्ट के क्षणों में भी कभी भी अपने मन को पराजित न होने दे। अवसाद के क्षणों में उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और हर हालात में विजय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वास्तव में हारता वही है जो मन से हार मान लेता है और जीतता वही है जिसका मन कभी हार नहीं मानता। एक बार असफलता मिलने पर दुगने उत्साह से भरकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति अंततः अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं। तो इस तरह से पल्लवन के कुछ और भी उदाहरण। क्रोध अंधा होता है, इसका भी पल्लवन करना है। चलिए ये भी समझ लेते हैं एक बार। क्रोध अंधा होता है, इसका पल्लवन कैसे करेंगे। क्रोध एक उग्र मनोविकार है। क्रोध के आवेग में मनुष्य विवेक खो देता है। उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। वह क्रोध के परिणामों पर भी विचार नहीं करता। क्रोध के आवेग में व्यक्ति अपना ही अनिष्ट कर बैठता है। क्रोधित व्यक्ति की दृष्टि सदैव दुखदाता पर ही रहती है। वह कभी अपना दोष नहीं देखता। इस प्रकार सामाजिक जीवन में क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार माना गया है। इसलिए क्रोध को अंधा कहा गया है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, उसी प्रकार क्रुद्ध व्यक्ति विवेक के अभाव में अनुचित कार्य कर बैठता है। ये आगे बढ़ते हैं। एक और पंक्ति हम देख लेते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, इसका पल्लवन।
प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जब समय बीत जाने के बाद उपयोगी वस्तु भी अनुपयोगी हो जाती है। अर्थात जब कृषि के लिए पानी की आवश्यकता हो और पानी ना बरसे और न अन्य साधनों से उपलब्ध हो, परंतु जब आवश्यकता ना हो तो बारिश हो या नहरों नलकूपों में आने वाले पानी, तो स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु का महत्व आवश्यकता के समय होता है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे तत्काल दवा चिकित्सा उपलब्ध ना हो तो ठीक है, अन्यथा उसके मरने के बाद दवा व चिकित्सक आए तो फिर क्या लाभ होगा। समय बीतने पर वे अनुपयोगी हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कार्य समय पर ही होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई महत्व नहीं होता। जीवन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात शीत ऋतु में यदि गर्म कपड़े उपलब्ध हो जाएं तो उपयोगी हो जाएंगे, परंतु ऋतु निकल जाने के बाद वे अनुपयोगी रहेंगे। तो हम लोगों ने पल्लवन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे पत्राचार से संबंधित। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम वर्ष हिंदी भाषा का इकाई 1, जिसमें इकाई 1 में क और ख 2 खंड थे, जिसमें क खंड में पल्लवन पत्राचार, इसमें अनुवाद एवं पारिभाषिक शब्दावली, और ख में ईदगाह की कहानी पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पत्राचार की क्लास में।